लाइव है, लाइव है। नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम। आश्चर्य लगता है जब मैं यह सोचता हूं कि क्या भारत में किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी मजबूर मिडिल क्लास लोगों को जीने का कोई राइट है या नहीं। देश में विचित्र विचित्र बात होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि देश दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा तब जब हम किसी की पंचायत कर देंगे, या मथुरा, काशी या इस पर जब हम झंडा फहरा देंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है जब ऐसे निरक्षर लोग, जाहिल लोग, अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग, जिन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, जिन्हें मानवता से कोई मतलब नहीं, जिन्हें आम आदमी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं कि आम आदमी की लाइफ क्या होती है, आम आदमी कैसे जिएंगे, आम आदमी की परेशानी क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, क्या आने वाले बच्चे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। जब हम सोचते हैं तो लगता है कि हमारा देश दुनिया में कहीं नहीं है। बस हम एक 140 करोड़ आबादी वाला देश है। 85 से 89% लोग मिडिल क्लास, मजदूर और गरीब और मजबूर लोग हैं, जिनके पास इकोनॉमी नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है। या तो हम 7 क्लास पढ़ के हमारी बेटियां, लड़कियां छोड़ देती है, या 12th करके हम गांव में पढ़ना छोड़ देते हैं। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ, उसके पास कोई स्किल नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई योजना है। जो जीनियस है, आईआईटी है, आईएम है, जो बाहर चला गया, वो बिहार लौटना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास वो माहौल नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन आज 2 दिनों से हाय तौबा मच रहा है। मैं उस मुद्दों पर, पुतिन के मुद्दों पर बाद में आऊंगा। डॉलर की स्थिति, रुपया, हम आजाद हिंदुस्तान के बाद 90 रुपया हमारे मूल्य बच गई है। हम डॉलर पे आश्रित हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार 5.7% इतनी तेजी से रुपया में गिरावट आई। जब कोई देश किसी डॉलर पर आश्रित हो जाता है
तो फिर आश्चर्य होगा आपको कि उस देश में महंगाई 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, बिजली महंगा, सारे घरेलू चीजें महंगा, तेल महंगा, मसाला महंगा, फल महंगा। अंदाजा कीजिए, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जीडीपी की बात करता हो, कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमें आश्चर्य होता है ऐसी जीडीपी के बारे में। महंगाई कितनी है उसके बारे में हम जो देखते नहीं है। हम एक तरफ अदानी और पूंजीपतियों की करेंसी से हम अपनी जीडीपी को देख लेते हैं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हमारी रुपया की वैल्यू 90 रुपया बचती। हम आश्रित हो जाते हैं। इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले चर्चा करते हैं बिहार के चुनाव के बाद बिहार की परिस्थितियों पर। बिहार में 3-4 मुद्दों को लेकर के लोगों ने बड़ा चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित किया, लोग हुए भी। सबसे पहला मुद्दा था एसआईआर। एसआईआर में कोई नेपाली मिला या नहीं, कोई बांग्लादेशी मिला या नहीं, कोई रोहिंग्या मिला या नहीं, लेकिन 69 लाख लोगों का नाम कट गया। वो 69 लाख लोग कौन है? वो 69 लाख लोगों का नाम किस आधार पे काटा गया? उसका आधार क्या था? क्या वो डबल ट्रिपल जगहों पर उसका नाम था? क्या वो मर गए थे? क्या वो 2-3 पुश्तों से कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट में वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया था? फिर बिहार के नाम कहां गायब हुए? ना रोहिंग्या मिला, ना बांग्लादेशी मिला, ना नेपाली मिला, ना विदेशी मिला। तो मिला कौन? मरे तो वो लोग कहां हैं? लगभग दलित, आदिवासी, कुछ अत्यंत पिछड़ी जाति, मुसलमान और यादवों के नाम काटे गए। जो इंडिया गठबंधन का मानसिकता वाली वोटर थी, उनके नाम को काटा गया। नाम काटने के बाद ये कहीं नहीं दर्शाया गया कि किनके नाम कटे, कौन नहीं है। बाद में 3 दिन पहले लगभग 27 लाख नाम जुटे। ये 27 लाख नाम किसके थे?
जो यूपी में भी वोट डाला, जो पंजाब में भी, हरियाणा में भी वोट डाला, जो अन्य जगह पर भी वोट डाले, ऐसे लोगों का नाम लगभग काट दिए गए, जोड़ दिए गए। जो कंप्लीट एनडीए मानसिकता के लोग थे, जिन्हें बाद में 15-15 हजार लोगों को ट्रेन से लाया गया, बीजेपी ने अपना पैसा दी, उसके टिकट कटवाए, उन्हें लाया। इस तरह लगभग 69 लाखों के वोट के अधिकार की चोरी हुई, उनके अधिकार छीने गए और वोट का मामला खत्म हुआ। 10,000 रुपया आजाद हिंदुस्तान के बाद सीधा घूस, चुनाव के ठीक 3 दिन के पहले जीविका दीदी के अकाउंट में, और जीविका को चुनाव के प्रबंधन में लगा देना, ये कौन से संविधान और कानून की बात थी? हमने आजादी के बाद ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं। 7 बार संसदीय जीवन में लोगों के आशीर्वाद मिलने के बाद टीएन शेषन को भी देखा, केजी राव को भी देखा, कई चुनाव आयोग को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि साल भर पहले से बिहार की चोरी और उसके अधिकार को खत्म करके गरीबों के वोट को छीनकर और सीधा घूस देकर के हम चुनाव जीतने की प्रक्रिया, यह चुनाव इंडिया और एनडीए के बीच नहीं थी, यह चुनाव अमित शाह बनाम नीतीश कुमार के बीच थी। अमित शाह चाहते थे नीतीश खत्म हो जाए और हम पहली बार एक सरकार बीजेपी की बनाए। आजादी के बाद कभी बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बनी थी। फर्स्ट द टाइम इन लोगों की पूरी मानसिकता थी कि बीजेपी की सरकार किसी तरह बने। इन्होंने कई खेल खेले, चलिए उस पर चर्चा। लोकसभा के भीतर 9 और 10 है। 14 तारीख को रामलीला मैदान से इस देश के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए और आने वाले बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, 9 स्टेट के चुनाव के लिए हमें अभी से एक व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। 14 रामलीला मैदान, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते, जो इस देश के नफरती हुकूमत को खत्म करना चाहते, जिसकी विचारधारा गांधीयन विचारधारा के खिलाफ है, जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे या कभी इस देश के बड़े विचारधारा को मरवाने की व्यवस्था कर इस देश में बड़े संगठन को बनाने की आवश्यकता की, वह था आरएसएस। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह विषय सदन में भी है और रामलीला में भी, लेकिन चुनाव के ठीक 26 तारीख को क्या हुआ? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है?
कानून कहता है कि लगभग बिहार में 3 करोड़ से ऊपर लोग जो फुटपाथ पे, जो सड़कों पर, जो अपनी जिंदगी किसी तरह जी रहा हो, परचून की दुकान, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, फल की दुकान, सड़कों पर कपड़े की दुकान, ऐसे लोग की संख्या बहुत है। आप सौंदर्यीकरण के नाम पर आप पूरी तरीके से गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दी। पटना के हर गली, पाटलिपुत्रा से सिटी तक और पूरे बिहार के हर जिले के चौक चौराहे, जहां पर हजारों लाखों लोग अपने परिवार की जिंदगी की परवरिश करता हो, ठंड महीने में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, कानून कहता है कि आप पहले उन्हें जमीन दो या आप पहले उन्हें बसाओ या आप पहले उन्हें एक जिम्मेदार सरकार उस गरीब और मिडिल क्लास व्यापारी, दलित, अत्यंत पिछड़ा, जिस भी जाति धर्म वर्ग के लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय हल्दी, नमक, अंडा, दूध, फल, सब्जी, चाट, गोलगप्पा बेचने के, उसकी लाइफ को सुरक्षित करो, उसे दुकान दो, उसे जीने दो। आप क्या करते हो? ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया, ना तो कोई नोटिस, ना ही कोई जगह। हमें 1 डिसमिल तोड़ना है या 1 इंच, या हमें कौन से जगह चिन्हित करने हैं, हमारा अतिक्रमण क्या होगा? क्या हम रोड पे हैं या कब से हैं? 6 पुश्त पहले नालंदा में एक सरकारी तालाब है, जिस तालाब का खतियानी है 117, 117, और जिस पर दलित गरीब बसे हुए हैं, वो पोखर का महार पे है, उसका खतियानी है 16, बिल्कुल अलग। 6 पुश्त पहले, 6 पुश्त बाद आप जाते हैं, ना तो आप चिन्ह लगाते हैं, ना तो आप उस पंचायत में उसको जमीन देते हैं। आप चले जाते हैं, कहते हैं कि 3 गांव के बाद नदी में आपको मैंने 2 डिसमिल जमीन दे दी। कोर्ट कहता है कि पहले जाइए, उनसे बात करिए, उनको कानूनी प्रक्रिया बताइए, उनको चिन्हित करिए कि ये इतने पर आपको तोड़ देना। आप कहते हैं नहीं। कोर्ट कहता है 5 डिसमिल जमीन दो और उसी पंचायत में दो। जब उस पंचायत में गैर मजरवा जमीन है, लगभग बिहार में गैर मजरवा जमीन है, तो मैं आपसे पूछना चाहता, आप मुझे जरा बताइए, ये शहर में जितनी डॉक्टर्स के घर बने या पदाधिकारी की बड़ी बड़ी मकानें बनी या माफियाओं की मकान है, हमें बताइए जरा, इसका आशियाना कहां पे है? या तो सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर ली गई
सरकारी जमीन का रजिस्ट्री किसने किया? सीओ ने, डीसीएलआर ने। एक जमीन को सही करने के लिए सीओ 50 लाख रुपया लेता है, 50 लाख, क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू कम से कम 2 से 4 करोड़ रुपया जमीन की होती। माफिया, जमीन माफिया, पदाधिकारी और नेता, इन तीनों का नेक्सस होता है। ये तीनों मिले हुए होते हैं और तीनों जमीन सरकारी कब्जा करते हैं और पदाधिकारी से मिलकर ये लोग सरकारी जमीन जो सरकार की है, जो गरीब का है, उसको करोड़ों अरबों रुपया में बेचता है। नदी के नीचे लगभग लोगों ने मट्टी भरा के जमीन बेच दिया। उस पर ना तो कोर्ट की नजर जाती, ना तो किसी का नजर जाता है और वो आराम से माफिया, पदाधिकारी और नेताओं का साम्राज्य चलता है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास के लोग, जो अपने आने वाले बच्चों की जिंदगी किसी तरह जीते हैं, उसको खत्म कर दो। वो सरकार की जमीन में, फिर जिम्मेदारी किसकी है? 3 पंचायत के बाद आप उसे कहते हो 2 डिसमिल जमीन जबरदस्ती ले लो। आप कभी देखते हैं वो जमीन पप्पू यादव के कब्जे में है? यदि 2 पंचायत के बाद जो जमीन हमें मिली वो किसी बड़े और दबंग लोगों के कब्जे में है, क्या गरीब लोग उस जमीन ले पाएगा? फिर 2 पंचायत के बाद आप हमको जमीन कैसे दे रहे हैं, जब मेरे पंचायत में गैर मजरवा है और पहले से मैं यहां हूं? दूसरी चीज, 6 पुश्त से मैं वहां हूं, जहां पर एमपी एमएलए फंड से सड़क बनी, जहां पर इंदिरा आवास बना, जहां हम बिजली बिल देते हैं। फिर 6 पुश्त के बाद, सरकार के फंड लगने के बाद, गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट होने के बाद आप हमें उजाड़ रहे हो, फिनिश कर रहे हो। बारे बारे कानून। कहीं दरभंगा, क्या किया आपने बेगूसराय में? एक मासूम लड़की के पेट में 4 महीने का बच्चा था, आप लाठी चला के उसके बच्चे को मार दिए। कभी आपने सोचा कि जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति आपने की? लगभग 1000 से ऊपर गरीब, जो धानुक जाति से था, जो मल्लिक से जाति से था, जो माझी जाति से था, लगभग 60% पासवान, उसके घर को उजाड़ दिया आपने ठंड महीने में। उसकी बेटी, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बहन 4 रातों से करकराती हुई ठंड में सड़कों पर सो रही। इसीलिए आपने वोट लिया था, इसीलिए आपने सरकार बनाई थी, इसीलिए आपने 10,000 रुपया दिया था, ताकि सरकार बना करके हम सारे गरीबों की जिंदगी छीन लें। दरभंगा में आपने क्या किया? मुजफ्फरपुर में आपने क्या किया? सीतामढ़ी में आपने क्या किया? मुंगेर में आपने क्या किया? जब से डबल इंजन की सरकार बनी, तब से नगर निगम बीजेपी के पास है। नगर निगम, नर्क निगम, ये नगर निगम पूरी लूट तंत्र है
आउटसोर्सिंग पर सब कुछ करो। हम क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, किससे खरीदे, 1 रुपये का सामान 1 लाख में खरीदे, कोई ऑडिट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ऊपर से नीचे चोर, नीचे से ऊपर चोर। लेकिन नगर निगम में यदि किसी चौक पे सब्जी की दुकान लगाकर कोई अपनी जिंदगी जी रहा हो, तो उस जगह पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। आपको अच्छा नहीं लगता है गरीबों का खुशी। क्यों? यह देश में कोई गरीब मजबूर दलित ना रहे। याद करिए, फिर मैं कहूंगा, गांधी को मारने में किस किस की भूमिका है? कौन थे सावरकर, कौन थे हेडगेवार, कौन थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय? ये वही लोग थे जो आज भी दलित गरीब को जीने नहीं देना चाहते। तब भी इन्हीं लोगों ने जो सही माने में शिव को मानने वाले सनातन थे, कृष्ण को मानने वाले सनातन थे, या सही में भगवान को समझने वाले सनातन थे, उसके विरोधी लोग थे। दो धारा के बीच में तब भी लड़ाई थी, तब भी छुआछूत, कान में शीशा दे दो, देखने की आजादी नहीं, पीने की आजादी नहीं, छूने की आजादी नहीं, चलने की आजादी नहीं, झाड़ू पीछे में ले चलेंगे, तब भी ऊंच नीच, घोड़े पे बैठने की आजादी नहीं, शादी करने की आजादी नहीं। हमें हरि का जन मतलब मेरी पैदाइश भगवान से हुई, किसी इंसान से नहीं। मेरी मां के पास भगवान आए थे सोने, कोई और आदमी नहीं आया। तब भी लड़ाई थी और गोडसे को इस्तेमाल किया गया, और वही लोग गोडसे को बनाए। ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी मानसिकता के सारे एक ही जात के लोग थे, टोटल। मारने वाले भी वही, मरवाने वाले भी वही, और हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने वाले भी वही। आज भी वही लोग। ऊपर बैठा, दलित को खत्म करो, उसके घर खत्म कर दो, उसकी दुकानें खत्म कर दो, उसको पढ़ने मत दो, उसको जीने मत दो। बाहर सरकार सड़कों पर लाके छोड़ दो। क्या है भाई? हाईकोर्ट तो कहता है बारिश और ठंड के मौसम में किसी को घर से नहीं निकाला जा सकता। आप क्यों निकाल रहे? हमने 3 दिन पहले ये मुद्दा सदन में उठाई थी, कोई सुनने वाला नहीं। संख्या मेरी अकेली है, कौन सुनता है? फिर हम बेगूसराय आए, उसके पहले हम नालंदा गए थे। आपने देखा नालंदा की स्थिति, किसी के घर में खाना नहीं था। मैं जब खाना खा रहा था, जो चावल हम खाए थे, मैं सच कहता हूं, वो चावल इस हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं खा सकता। वो चावल वहां पर खा रही थी महिला। उस चावल में जितना चावल था उससे ज्यादा कालापन था, और वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है? उसके भी घर को उजाड़ दो।
अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है घर बनाने में। लोग अपने बच्चों के लिए उसके घर को तोड़ दो, रोक दीजिए। हाथ जोड़ता हूं मैं, मर गए हैं सारे विपक्ष, मर गए हैं सारे एमपी एमएलए। रोक दीजिए, रोक दीजिए आसियाना उजाड़ना। पहले बनाइए उसके आसियाना को। मैं कल फिर 10 बजे बेगूसराय रहूंगा। आपने नोटिस दिया और 3000 घर को उजाड़ने की। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़े। मुझे अब नहीं लगता कि ये देश हम लोगों का है या कानून हम लोगों का है, न्याय व्यवस्था हम लोगों का है। जो घटना डुमराव में हुई है, दलित और गरीबों के घर तोड़े गए, आपने उसकी आंख में आंसू देखा था। जब किसी का घर उजड़ता है तो उसके बच्चे पर क्या बीतता होगा, उसके भविष्य कहां जाते होंगे। हम कोर्ट भी गए हैं, हम सड़क पे भी जाएंगे। 1 रुपये में अदानी को 200 करोड़ की जमीन मिलेगी, जिसमें लगभग 56,000 पौधा लगा हुआ है आम का। उसको काटो और 1 रुपये की जमीन, 200 एकड़ जमीन 1 रुपये में दे दो। लेकिन सरकार के पास इतने गैर मजरवा जमीन है, तब भी मत दो। आज मैं सबुत्तर गांव के नगर में किसान महापंचायत 2 बजे में जा रहा हूं, जहां पर रैयती जमीन को जबरदस्ती बियाडा के नाम पर छीना जा रहा है। वो जमीन किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 10 कट्ठा। आज 3 दिनों से लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जो रैयती है, जो कम से कम 20 पुश्त से बाप दादा की रैयती है, उसकी जमीन छीनने की तैयारी। और बगल में ठीक चाप के बाद लगभग 100 एकड़ गैर मजरवा जमीन है, उसका अधिग्रहण नहीं होगा। बाहरे कानून, बाहरे सरकार, बाहरे समाज और बाहरे विपक्ष, मस्त सब अपने अपने जाति को भी तो बचा लो। वोट तो लिए हो ना, कि उससे भी नहीं बचाओगे, उससे भी मुंह मोड़ लोगे। ठीक 2 से 3 के बीच हम सबुत्तर पहुंचेंगे और हम बचाएंगे किसान को। मुझे लगता है कि अब बहुत कम वक्त मेरा बचा है। इसी बिहार के गरीबों को बचाने में शायद एक दिन चला जाऊं। अच्छा होगा, कम से कम इस जुल्म से को देखने से तो बचेंगे। इसकी साझेदार तो नहीं बनेंगे, हिस्सेदार तो नहीं बनेंगे। लड़ाई आर पार होगी। इसीलिए मैं आज आप सबसे यह आग्रह करने के लिए कि ना तो बिहार का इतना बड़ा मुद्दा, इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर,
पटना में बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया, न्याय नहीं मिली। दरभंगा में मार दिया गया, न्याय नहीं मिली। खगड़िया में 11 गोली मारे गए, न्याय ना मिली। मोतिहारी में मारे गए, न्याय ना मिली। औरंगाबाद में एक एमएलए का स्टेटस लगाया, घर ढूक के मार दिए गए, न्याय नहीं मिली। बाहर है सरकार, एक तरफ इंस्पेक्टर राज, दूसरे तरफ गुंडा राज। गुंडा राज से भी बड़ा इंस्पेक्टर राज। एक जमीन के मोटेशन में 50 लाख रुपया। कहां हैं हम? कोई सुनने वाला नहीं। बस माफिया और अपराध नेता और पदाधिकारियों की चांदी हो, इसके लिए सबके आशियाने उजाड़ दो और सबके जीने के रास्ते बंद कर दो, सबकी दुकानें खत्म कर दो। इसके लिए हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमें आगे आना होगा। इसीलिए मैं लगातार कभी नालंदा, कभी बेगूसराय, तो कभी सबुत्तर, ये एक लड़ाई थी। ये सारी लड़ाई मौन हो जाता है, क्योंकि अखबार वाले का साथ नहीं मिलता, चैनल टीवी वाले का साथ गरीबों को नहीं मिलता, और कोई माहौल नहीं बनती, और ना तो संघर्ष का मुद्दा बनता। मुद्दा क्या है? रुपया की वैल्यू 90 हो गई, हम 3 गुने 4 गुने महंगाई के ऊपर चले गए, हमारी जिंदगी तबाह हो गई। उस पर कोई देखने वाला नहीं। रुपया पे चर्चा नहीं होगी, क्योंकि गोदी मीडिया इस पे चर्चा करना नहीं चाहती। ये रुपये की गिरावट से इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, उसके रोजमर्रे के रूटीन पे, उसकी जिंदगी पे, उसके दैनिक जीवन पे, उसके बच्चों पे, उस पर कोई चर्चा मिटा दो। ना तो गरीबों का चर्चा, ना तो रुपये की चर्चा, ना तो दिल्ली और पूरे देश के प्रदूषण पे चर्चा। इस काल में जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो अस्थमा का शिकार हो जाएगा। कितना प्रदूषण है, इस पे चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। कोई नहीं देखेगा, ये चर्चा का विषय नहीं हो। चर्चा का विषय क्या है? 8 तारीख को वंदे मातरम पे 10 घंटा की चर्चा। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम एक तरफ है राष्ट्रगान, एक तरफ है राष्ट्रगीत। इन दोनों चीजों का मेरी संस्कृति से मतलब है। हम इतिहास गढ़ने नहीं आए, हम इतिहास बनाने आए। हम इतिहास की कड़ी को जोड़ने आए। इतिहास के नाम पर नफरत पैदा करने नहीं आए। जिस वंदे मातरम पर 10 घंटा सदन में चर्चा होगी, उसका सरोकार गरीब से नहीं है, गरीब के रोटी से नहीं है, उसके घर से नहीं है, उसकी फैक्ट्री से नहीं है, 2 लाख रुपया महिलाओं की जीवन से नहीं है, चीनी मिल से नहीं है, किसी एजुकेशन से नहीं है, नौकरी से नहीं है, रोजगार से नहीं है, आर्थिक आजादी से नहीं है, न्याय व्यवस्था से नहीं है, स्कूली लाइफ से नहीं है। बस बंगाल का चुनाव है, हमें एजेंडा बनाना है, हमें लाइन खींचना है, हमें गाली गलौज देना है 10 घंटा। गांव घर में औरत के नारी खोखी की तरह
नेहरू ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बिकिम चंद ने क्या गाया, शलारे बंगाले गीत में क्यों थी, कौन नहीं चाहता था बांग्लादेश में भारत के ही बिकिम चंद का गाया हुआ गीत नेशनल सॉन्ग क्यों हो गया। ये मुद्दा भारत की गरीबी नहीं है, मुद्दा भारत का बेरोजगारी नहीं है, मुद्दा भारत का किसान नहीं है, मुद्दा भारत की बेटी नहीं है, मुद्दा बिहार का बुलडोजर नहीं है, मुद्दा है वंदे मातरम। और 2 दिनों से पुतिन मुद्दा है। बारे पुतिन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। भारत हमेशा रूस के साथ अच्छा संबंध रखा, लेकिन हम जानना चाहते हैं भारत से क्या सुखोई विमान पर समझौता हुआ क्या, या नहीं हुआ तो क्या अमेरिका से हम डरे हुए हैं, या हुआ तो क्या हम अमेरिका के डर से बोलना नहीं चाहते। क्या यह तय हुआ कि रूस अपना हथियार आतंकवादी सरकार जो चलाती है पाकिस्तान में उसको एक भी हथियार नहीं देगी, वो नहीं बेचेगा। क्या हमारे दुश्मन को हथियार रूस नहीं देगा, इस पर कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा। हाय तौबा मच रहे। देश की सामरिक, देश के आत्म स्वाभिमान की बात पर कोई चर्चा नहीं। हमें सैन्य शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, इस पर कोई चर्चा नहीं। हमें आतंकवाद जैसे देशों को कमजोर करना है और कोई हथियार ना जाए, इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि चाइना और अमेरिका नहीं चाहती कि भारत पंचायत करे। क्या यूक्रेन का वार रुकेगा? क्या ये जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? इस पर कोई चर्चा। बस 3 दिनों तक हमने सारे मुद्दे हटा दिए। पुतिन 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 पुतिन, गरीब गरीब गायब। तेल, परचून, चिनिया बादाम, दूध, दाल, आटा, चावल, महंगाई, बस इसी का आदान प्रदान और दस्तखत हुआ। बाहरी सरकार, तो हमारे मुद्दे ही गायब। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आपने 4 मुद्दे पर बड़ा लंबा चौड़ा बात की थी। एक जंगल राज, और आपका गुंडा राज, और आपका इंस्पेक्टर राज, ये कब खत्म होगा? दूसरा, भ्रष्टाचार कब मिटेगा? तीसरा, इस गरीबों की जिंदगी पर बुलडोजर कब रुकेंगे? चौथा, 2 लाख रुपया कब मिलेगा? पांचवा, 9 चीनी मिल कितने सालों के अंदर आप निर्माण करेंगे? और 19 चीनी मिल लगाने का वादा कब पूरा करेंगे? और बिहार का पलायन जो 3 करोड़ 84 लाख लगभग है, वो बिहार वापस कब आएगा? यही तो मुद्दा आपका। इससे आप दिग्भ्रमित हो गए। इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें इनके डर से निकलना होगा। हमें इंसानियत के लिए लड़ना होगा। हमें गरीब और मिडिल क्लास के लिए लड़ना होगा। 6 महीने के अंदर पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। फिर ये अलग अलग परिसीमन करेंगे। अपने तरीके से जाति धर्म का परिसीमन होगा। नंगा खेल खेलेंगे। आप जीत सकते हैं जो लोग परिवर्तनकारी लोग हैं। अभी से आपको लगना होगा ताकि
गलत लोगों को पंचायती राज में आने से रोका जाए और एक व्यापक गरीबों के साथ खड़े रहने वाले लोगों की जमात को बनाया जाए, तभी हम इस बिहार में एक बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था को यदि हमने मजबूत कर दिया और वहां सही जनप्रतिनिधि आ गए तो एक नया इतिहास बनेगा। आइए इस बिहार के गरीबों को बचाने के लिए हम सब एक हों, हम सब सड़कों पर उतरे। हम कोर्ट गए हैं, फिर हम इस मुद्दों को सदन में उठाएंगे। 14 तारीख को रामलीला मैदान में आप सब लोग आइए। इस देश के आम आदमी के वोट के अधिकार और उसकी चोरी को रोकने के लिए और उसके अधिकार जो छीने जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने और गणतंत्र की रक्षा के लिए 14 रामलीला मैदान। और आज किसान महापंचायत सब उत्तर में जिसकी पूरी जमीन छीनी जा रही, इन किसानों को बचाने कहीं कहलगांव है तो कहीं सब उत्तर है, और इस बिहार के गरीबों को बचाने हम सब सड़क पर उतरे और हर जगह एक सशक्त मजबूत नेतृत्व को आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।